हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल ई टीचिंग गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस में कंटिन्यूशन में मैं चैप्टर 10 को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। रे डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स मिरर। तो यानी इससे पहले वाले वीडियो में मैंने रे डायग्राम ऑफ जो वेरियस रे डायग्राम्स है 4 टाइप्स ऑफ, यानी किसी भी कॉन्वेक्स मिरर में रे डायग्राम्स के जो रूल्स है वो कौन से उसको मैंने आपको समझाया था। तो उसके बारे में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है उसको आप देख सकते हैं, या ऊपर आइकॉन्स में आप देख सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में मैं कॉन्वेक्स मिरर में रे डायग्राम के माध्यम से इमेजेस कैसे बनते हैं, यानी वो कैसे करके क्रिएट होता है, तो उसको हम लोग देखेंगे। तो ये जो मेरा जो सीरीज़ है उसमें पार्ट 5 यानी चैप्टर 10 का ये पार्ट 5 है जो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो ये अगर वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया बच्चों तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स लिखना नहीं भूलिएगा, ताकि मुझे एप्रिसिएशन या मोटिवेशन मिल सकता है, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में उसको बहुत जो भी आपके कमेंट्स रहेंगे उसको मैं इम्प्रूव करने का कोशिश करूँगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं, इसको अच्छे से देखिएगा और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं फाइनल एग्जाम में, जो बोर्ड एग्जाम होते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि रे डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स मिरर में कैसे होता है। सबसे पहला हमने देखते हैं, जो पहला रूल है वो है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, यानी पहला रूल ये बताता है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में प्लेस्ड होगा तो क्या होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो भी ऑब्जेक्ट है वो इनफाइनाइट से होते हुए आ रहा है, यानी बहुत दूर से होते हुए ये आ रहा है, और आने के बाद जब यहाँ जाता है तो यानी रे डायग्राम हमने देखा था एक तरीके का जो पढ़ा था। तो रे डायग्राम में अगर कोई पैरेलल यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई रेज आता है तो वो टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ फोकस के डायरेक्शन पे ऑपोजिट वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो इसका मतलब होता है कि हमारा जो रेज है वो यहाँ से होते हुए वापस यहाँ होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ तो यहाँ पे आपको एक फोकस पे ये मिलता हुआ नज़र आएगा, यानी ये तो कहीं मिलेगा नहीं, क्योंकि ये डाइवर्जेंट कॉन्वेक्स मिरर हमेशा डाइवर्जेंट टाइप ऑफ मिरर होता है। तो कोई भी रेज अगर पैरेलली आता है तो वो डाइवर्ज होगा। तो कभी भी कोई दो रेज जो होता है आपस में, अगर हम रियल डायरेक्शन पे यानी रियल जो पोजीशन है या जिस डायरेक्शन पे हमको रिफ्लेक्शन मिल रहा है वहाँ देखने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ कभी भी ये दो रेज आपस में मिलने, कोई भी रेज जो होता है आपस में कभी नहीं मिले, क्योंकि ये डाइवर्ज होता है, कन्वर्ज में मिलने के चांसेस है। तो इसका मतलब होता है कि ये आपके मिरर के दूसरे तरफ, यानी जो आपका जो उभार दिख रहा है, यानी जो आउटवर्ड्स कर्व होता है उसके जस्ट इनसाइड अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आपका इमेज बनता हुआ नज़र आएगा। तो यानी अगर हम इमेज की बात करते हैं तो कंक्लूजन में हमको आता है कि इसका जो पोजीशन होगा आप देख सकते हैं, यानी ये जो पोजीशन होगा वो एट एफ होगा, यानी हमने देखा कि कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे इस डायरेक्शन पे। तो यानी अगर मैं बात करूँगा कि यहाँ पे बात करूँगा तो इस डायरेक्शन पे तो कभी नहीं बनेगा, हाँ इस डायरेक्शन पे वो बन सकता है, क्योंकि ये आपस में जाके मिल सकता है, यानी चांसेस है। तो दैट इज़ नोन एज एन एपियर टू मीट, जो मैंने इससे पहले वाले वीडियोज़ में मैंने बताया था एपियर टू मीट। और दूसरा होता है इसका जो नेचर होगा, तो इसका जो नेचर होगा वो वर्चुअल होता है, क्योंकि हमको ये पता है जहाँ एपियर टू मीट की बात आती है तो यानी वो वास्तविकता में ना होके वर्चुअल फॉर्म में होता है, आभासी तौर पे उसको हम लोग मानते हैं। तो दैट इज़ नोन एज एन एपियर टू मीट। तो एपियर टू मीट जब होता है तो उस केस में जो भी इमेज बनता है वो वर्चुअल कहलाता है पहला, और दूसरा इरेक्ट, यानी वर्चुअल इमेज जो होता है हमेशा सीधा बनता है। और तीसरा जो हमारे पास होता है इसका साइज़ क्या होगा, तो इसका जो साइज़ होगा वो पॉइंट साइज़ का होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वो फोकस के जो डायरेक्शन पे कन्वर्ज हो रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन पे, तो इसीलिए इसका जो पॉइंट साइज मतलब जो भी साइज़ होगा वो पॉइंट के साइज़ होगा। तो इस तरह से हमने फर्स्ट कंडीशन देखा कि अगर आपका ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट में प्लेस्ड होता है तो उसके जो तीन जो चीज़ें होती है, पोजीशन, नेचर और साइज़, वो कैसा होता है। सेकेंड वाले में देखते हैं हम लोग कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी, मतलब डायग्राम से आपको समझ में आएगा कि हमारा ऑब्जेक्ट जो होता है इनफाइनाइट में नहीं है, इनफाइनाइट से थोड़ा सा नज़दीकी, यानी इसका मतलब होता है उसकी विजिबिलिटी हमको दिख रही है, बहुत दूर नहीं है जिससे हम पहचान नहीं पा रहे कि वो कौन सा ऑब्जेक्ट है, हाँ इतनी दूरी पर है कि पहचान ले रहे कि एक ऑब्जेक्ट है। तो यानी उसको हम लोग ये मान के चलते हैं कि पोल और इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब इस डायरेक्शन पे इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट और पोल के बीच में एक विजिबिलिटी मोड हमको दिख रहा है, यानी ए बी लाइन जो होता है वो हमको नज़र आ रही है कि ए बी लाइन है। तो अब अगर इसका रे डायग्राम बनाते हैं तो इसके दो रे डायग्राम होगा। पहला जो रे डायग्राम होगा वो ये होगा,
तो इसका मतलब ये फर्स्ट रे डायग्राम होगा। और दूसरा जो रे डायग्राम होगा, यानी चलो पहला रे डायग्राम को मैं बोल रहा हूँ, तो ये यहाँ आया तो इसका डायरेक्शन जो होता है फोकस से होते हुए जाएगी, जो कि रे डायग्राम का कंडीशन है कि अगर फोकस के डायरेक्शन पे हम बात करते हैं तो इसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन पे। और दूसरा जो रे डायग्राम होगा वो ये होते हुए, यानी हम ये मान के चलते हैं कि ये जो होता है वो पोल से होते हुए टकरा रही है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो ही पॉइंट मिल सकता है। एक तो ये पॉइंट जो यहाँ पे हो रहा है, एक पॉइंट मिल रहा है, और दूसरा जो हमारे पास पॉइंट है जिससे होते हुए हम पास कर सकते हैं रेस को, वो होता है पोल। और तीसरा पॉइंट तो कोई नज़र ही नहीं आ रहा हमको, तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको इस तरह से ड्रॉ किए। तो जब ये ऐसा करके ड्रॉ होता है तो यहाँ पे ये टकराने के बाद ये डाइवर्ज हो गया। तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे ये फर्स्ट लाइन हो गया, ये हो गया सेकेंड रे। तो ये दोनों रे से हम एक ऑब्जेक्ट ट्रेस कर सकते हैं, क्योंकि ये बोला गया है कि इमेज को ड्रॉ करने के लिए कम से कम मिनिमम 2 रे होना चाहिए जिसके थ्रू हम ट्रेस कर सकते हैं। और वो 2 रेज जो होता है आपस में जहाँ जाके इंटरसेक्ट करेंगे, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में जो होता है इमेज आपका जनरेट होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन कभी भी मिल नहीं सकता, क्योंकि हमको पता है कि कॉन्वेक्स टाइप ऑफ मिरर में जो रेज होता है वो डाइवर्ज होता है। तो डाइवर्जेंस के कारण ये तो फैलते हुए जाएगा, यानी ये कभी भी आपस में नहीं मिल सकता है। हाँ, आपस में मिल सकता है, तो इसका मतलब है कि डाइवर्जन के केस में अगर हम उल्टा ले लेते हैं, यानी रे के दूसरे तरफ लेते हैं, यानी उस रे को अगर हम दूसरे डायरेक्शन पे इंक्रीज़ करते हैं, जैसे कि मैं अगर यहाँ बढ़ाता हूँ तो डेफिनेटली वो जो होता है यहाँ पे क्रॉस करते हैं। तो यानी दोनों रेस जब रिफ्लेक्ट होता है, उस रिफ्लेक्टेड डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन पे अगर मैं अपने रेस को एक्सटेंड करता हूँ, बढ़ाता हूँ, तो वो दोनों जाके आपस में मिलते हैं। तो जहाँ पे वो मिलते हैं वहाँ पे वो ऑब्जेक्ट बनता है। तो इसका मतलब होता है सेकेंड केस में भी अगर हम देखते हैं तो ये रिफ्लेक्टेड जो पोर्शन है वहाँ पे ड्रॉ ना होके इसके वर्चुअल पोर्शन पे, यानी जो इमेजिनरी पोर्शन है उसमें ये ड्रॉ हो रहा है। तो डेफिनेटली हमारा कंक्लूजन में एक चीज़ आएगा जो कि है वर्चुअल बताएगा। तो देखते हैं कि क्या क्या है। पहला तो पोजीशन में ये बताया गया है कि ये जो होता है P और F के बीच में बनेगा, यानी जो कर्वेचर का जो फोकस है और जो P है उसके बीच में ही बनता हमेशा। कितना भी मतलब ये AB को अगर हम टूवर्ड्स द रिफ्लेक्टेड जो कॉन्वेक्स मिरर है इसके टूवर्ड्स द सामने लाते हैं, तो ये जो धीरे धीरे होता है कि किस तरह से इसका साइज़ बढ़ेगा और कम होगा, वो चीज़ें आपको डिपेंड करता है। दूसरा इसका जो नेचर होगा वो मैंने ऑलरेडी बता दिया था, वर्चुअल फॉर्म में हो रहा है, तो वर्चुअल और इरेक्ट सीधा होगा। इसका साइज़ जो होगा वो डिमिनाइज मतलब छोटे साइज़ का होगा, पॉइंट साइज़ का नहीं होगा, छोटे साइज़ का। यानी जितना आप सामने लाते जाओगे, जितना दूर लेते जाओगे, उसका जो इमेज होता है और छोटा होता है। जितना सामने लाओगे तो इमेज थोड़ा बड़ा होते रहेगा। तो इसका मतलब होता है इसका जो साइज़ होता है वो डिमिनाइज्ड होगा, यानी छोटा होगा, यानी एक्चुअल साइज़ से थोड़ा छोटा होगा। तो ये हो गया सेकेंड केस। तो इस केस को अगर हम एक स्पेशल पॉइंट की तरह समझते हैं तो इसमें बोला गया है कि ए फुल लेंथ इमेज ऑफ ए टॉल बिल्डिंग और ट्री कैन बी सीन इन एन स्मॉल कॉन्वेक्स मिरर। तो इसका मतलब होता है कॉन्वेक्स मिरर्स की खास बात होती है कि आप बहुत बड़े बिल्डिंग के सामने अगर इस एक छोटे से कॉन्वेक्स मिरर को रख देते हो तो वो बड़े बिल्डिंग का इमेज जो होता है बहुत छोटे फॉर्म में उस कॉन्वेक्स मिरर में आपको नज़र आएगा। ये खास बात है। तो इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ होता है जनरली हम जो साइड मिरर होता है कार में, ट्रक में, जो भी साइड मिरर उसके लिए करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो पीछे बड़ी ट्रक आती है उसका एक छोटा सा इमेज हमको नज़र में आ जाता है कि आपके पीछे कोई ट्रक है। यानी ये इसकी खास बात है। तो उसी चीज़ को यहाँ इस पॉइंट से समझाया गया है कि बड़े से बड़े बिल्डिंग को आप एक छोटे से कॉन्वेक्स मिरर में भी देख सकते हैं। तो चलिए ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट में आता है कि कॉन्वेक्स मिरर के यूज़ में क्या क्या आता है। पहला होता है कॉन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड एज ए रियर व्यू मिरर इन व्हीकल बिकॉज, क्यों होता है, क्योंकि दे ऑलवेज गिवन इरेक्ट थ्रू द डिविनाइज्ड इमेज, क्योंकि वो हमेशा हमको उल्टा इमेज नहीं देता, यानी हमको कंफ्यूज नहीं करता, हमको हमेशा सीधा इमेज देता और छोटा सा इमेज देता है। यानी बहुत बड़े ऑब्जेक्ट का एक छोटा सा इमेज हमको उस मिरर में नज़र आने लगता है, दिखने लगता है। तो एटलीस्ट कम से कम दिखता तो है कि कोई पीछे बड़ी गाड़ी है जिसका एक छोटा सा फॉर्म दिखता है, और उस इमेज को देख के हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि पीछे ट्रक खड़ी है या फिर बहुत बड़ा ट्रेलर है या फिर छोटी सी कार है या मोटरसाइकिल है। उससे हमको पता चल जाता है, कम से कम ऑब्जेक्ट दिखता तो है, सीधा ऑब्जेक्ट दिखता है। और दूसरा जो बोल रहा है कि दे हैव ए वाइडर व्यू, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में जो व्यू होता है बहुत वाइडर होता है। यानी आप देख सकते हो कि मिरर भले ही छोटा है लेकिन इसका जो विड्थ है वो इतना है, जबकि इसका मिरर का अगर साइज़ देखेंगे तो ये इतना है।
तो आप देख सकते हैं कि कम से कम अगर मैं इसको मेज़र करता हूँ तो यानी इतना पोर्शन मतलब ये जो पोर्शन है ये हमको एक्स्ट्रा व्यू में आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो दिस इज़ नोन एज एन वाइडर व्यू, और इस वजह से ये होता है, इसका यूज़ होता है। तो ये वाइडर रेंज यानी डाइवर्जेंट फॉर्म में होता है, तो इसलिए वाइडर रेंज ऑफ जो आपका है, यानी अगर हम इसको और एक्सटेंड करते हैं तो सोच सकते हैं कि ये कितने बड़े एरिया को कवर कर सकता है। यानी ये अगर हम बात करते हैं इस तरह से में, तो यानी बहुत बड़े एरिया को कवर कर सकता है। तो इसलिए बड़े से बड़े बिल्डिंग को भी कवर करते हुए ये छोटे से मिरर में शो हो सकता है। तो ये होता है खास बात, इसलिए होता है। सेकेंड हम यूज़ देखते हैं। Convex mirrors are used at a building turn and on point of merging traffic to facilitate visibility of the both side traffic। जैसे कभी कभी बहुत डेंजरस एक टर्न होता है। डेंजरस टर्न कहाँ होता है? जैसे एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के साइड से होते हुए आप टर्न लेते हो, लेकिन आपको नहीं पता बड़ी बिल्डिंग की वजह से कि दूसरी तरफ से कौन सी गाड़ी आ रही है, जिस वजह से एक्सीडेंट होने के ज़्यादा चांसेस है। तो अगर मैं कॉन्वेक्स टाइप ऑफ मिरर एक लगा देता हूँ जिससे ये पता चल जाएगा कि मैं जिधर टर्न लेने वाला हूँ उधर से कौन सी गाड़ी आ रही है, देन यू कैन अलर्ट फ्रॉम दैट, यानी उससे अलर्ट हो जाएंगे। उसके बाद आप जो होता है थोड़ा स्लोली आप उसको मूव कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हुए टर्निंग पॉइंट यानी बड़े बड़े बिल्डिंग्स के जो टर्न होते हैं उसमें मैं बचा सकता हूँ। फैसिलिटेशन जो विजिबिलिटी है यानी विज़न जो होता है मैं उसको क्रिएट करता हूँ। और लास्ट जो आपके पास थर्ड पॉइंट दिया हुआ है, यूज्ड इन शॉप एज एन सिक्योरिटी मिरर। तो यूज्ड इन शॉप एज ए सिक्योरिटी मिरर का मतलब होता है कि आप शॉप के किसी कॉर्नर में उसको लगा देते हैं तो पूरा का पूरा शॉप जो होता है उसमें कवर हो जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ ये मेरा एक शॉप है, पूरा स्क्रीन मेरा एक शॉप है। अगर मैं यहाँ पे एक कॉन्वेक्स मिरर इस तरह से लगा देता हूँ तो आप सोच सकते हैं कि इसका जो रेंज है वो कैसा डाइवर्जन है, यहाँ से लेके वो पूरा का पूरा यहाँ। तो इसका मतलब है पूरा का पूरा एक्टिविटी यानी ये पूरे स्क्रीन का अपर पार्ट, लेफ्ट पार्ट, जो भी एक्टिविटी है जहाँ पे भी होगा वो पूरा का पूरा यहाँ पे नज़र आ जाएगा। तो इसका मतलब होता है कि मैं अगर यहाँ पे बैठे रहता हूँ यानी यहाँ पे बैठता हूँ तो यहाँ पे बैठे बैठे मैं जो होता है पूरे दुकान का व्यूज़ जो होता है मैं देख सकता हूँ। यहाँ पे इस मिरर में देख सकता हूँ कि कौन कहाँ क्या कर रहा है, उसको मैं देख सकता हूँ पूरे दुकान का व्यू। तो इस तरह से मैं एक शॉप में अगर सिक्योरिटी पर्पस से अगर इसको लगा देता हूँ तो मुझे फ़ायदा होगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट जो होता है साइन कन्वेंशन फॉर द रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स और द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वर्शन। तो इसका मतलब है जैसे मैंने पहले जितने भी जो डिफरेंट पार्ट्स में लेक्चर्स बनाए, वीडियो लेक्चर्स बनाए, तो उन सबको हमने देखा। अब आप आ जाते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से कि इसका साइन कन्वेंशन कैसे होता है स्फेरिकल मिरर्स का, और न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन मतलब कैसे करके हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं जब न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है तो कैसे होता है। तो सबसे पहला चीज़ ध्यान में रखना पड़ता है, द ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर, यानी कोई भी मिरर हो, चाहे वो कॉन्केव मिरर हो, चाहे यानी अगर मैं कॉन्केव मिरर की बात करता हूँ या चाहे मैं कॉन्वेक्स मिरर की बात करता हूँ, हमेशा ऑब्जेक्ट जो होता है वो लेफ़्ट साइड में होता है। यानी ये हो गया लेफ़्ट साइड और ये हो गया हमारा राइट साइड। तो हमेशा जो कॉन्केव मिरर होता है वो लेफ़्ट साइड में, जो ऑब्जेक्ट जो होता है वो मिरर के लेफ़्ट साइड में होता है। पहला कंडीशन है। दूसरा, ऑल डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। तो यानी जो भी हमारा डिस्टेंस होता है वो पोल से होते हुए ही रिलेट होता है। यानी जैसे सपोज कर लो ये कोई लाइन है, तो यहाँ पे अगर हमारा पोल होता है तो इसी पोल से हमारा डिस्टेंस मेजर होता है, चाहे लेफ्ट साइड में हो चाहे राइट साइड में हो, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये ध्यान देना पड़ता है। तीसरा जो होता है, ऑल डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस रे, यानी जो भी डिस्टेंस होता है इंसिडेंट रे के, यानी जहाँ से होते हुए यानी ऑब्जेक्ट से होते हुए जो रेस आती है उसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंस रे। तो इंसिडेंट रे का जो वैल्यू होता है हमेशा प्लस होता है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट होता है हमेशा लेफ्ट साइड में होता है, तो इसीलिए इंसिडेंट रे जो होता है दोनों ही केस में प्लस होगा, यानी अलॉन्ग एक्स एक्सिस, क्योंकि हम एक्स एक्सिस के प्रिंसिपल एक्सिस जो होता है वो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन पे होता है, तो आर टेकन एज एन पॉजिटिव, उसको हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। एंड दोज मेजर्ड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे, यानी इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के जस्ट ऑपोजिट में जिसका होता है उसके हम लोग जो होता है एक्स एक्सिस मतलब नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब होता है कि अगर मैं ऑब्जेक्ट की बात करता हूँ तो ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन लेफ्ट डायरेक्शन होता है, यानी लेफ्ट डायरेक्शन में ये माइनस होता है, तो इसीलिए लेफ्ट डायरेक्शन में यानी ऑब्जेक्ट हमेशा किस में होगा, नेगेटिव वैल्यूज़ में होगा। और जो हमारा इंसिडेंट रे होता है यानी जो ये डायरेक्शन होता है, यानी लाइट कहाँ से आ रहा है, लेफ़्ट टू राइट अगर ट्रैवर्स करता है
तो उसमें हमेशा पॉजिटिव होता है। तो सिंपल सी बात है, अगर बात करता हूँ यहाँ पे जो बताया गया है कि डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे का मतलब होता है कि लेफ्ट टू राइट को हम लोग डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे बोलते हैं, यानी लेफ्ट से लेके राइट डायरेक्शन पे जो जाता है वो होता है आपका ये। तो इसका मतलब है ये जो कंडीशन है वो प्लस कहलाता है। और दूसरा जो कंडीशन बोल रहा है कि इंसिडेंट रे के जस्ट अगेंस्ट मेजर, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन पे होता है, तो इसका मतलब होता है कि अगर लेफ्ट हो गया और यहाँ पे अगर आपका राइट हो गया, तो अगर इसका जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन की बात करते हैं तो वो हमेशा नेगेटिव वैल्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज ए पॉजिटिव। तो इसका मतलब होता है अपर डायरेक्शन पे अगर मैं कुछ भी लेता हूँ तो वो सारा का सारा जो वैल्यूज़ होता है, मेजरमेंट होता है, वो पॉजिटिव होता है। और लोअर डायरेक्शन पे अगर मैं लेता हूँ तो वो सारा का सारा जो होता है नेगेटिव होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको ध्यान में रखना ज़रूरी है और ये चीज़ों को आपको याद रखना है और ये हमें दिमाग में हमेशा रखना पड़ेगा कि जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। चलिए, जो चीज़ें मैंने आपको समझाया है वो चीज़ें यहाँ डायग्राम में आपको बताई गई है कि अगर मैं लेफ़्ट डायरेक्शन पे चलता हूँ, जो मैं ऑलरेडी बता दिया, तो नेगेटिव होता है। राइट डायरेक्शन पे चलता हूँ तो हमेशा पॉजिटिव होता है। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ़्ट साइड में होता है, यानी ए बी जो होता है वो ऑब्जेक्ट है, तो ये हमेशा लेफ़्ट साइड में होता है। ठीक है। अगर अपवर्ड डायरेक्शन में चलता हूँ हाइट में तो ये हमेशा पॉजिटिव होता है, और लोअर डायरेक्शन में चलता हूँ तो ये नेगेटिव होता है। तो जो भी होता है आप देख सकते हैं कि जो हमारा इमेज बनता है वो उल्टा बनता है, तो यानी ये उल्टा डायरेक्शन पे चल रहा है, ये यहाँ से यहाँ चल रहा है, तो यानी ये नेगेटिव वैल्यू, इसका हाइट जो होता है नेगेटिव में मिल रहा है। तो यानी जो पॉजिटिव हाइट होता है वो ऑब्जेक्ट का होता है, नेगेटिव हाइट जो होता है इमेज का होता है, और पॉजिटिव हाइट भी इमेज का हो सकता है मे बी। क्यों कंडीशन क्या होता है, क्योंकि इमेजिनरी जो या वर्चुअल टाइप ऑफ जो इमेज बनता है उसका जो हाइट होता है पॉजिटिव होता है, क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में यानी दूसरे तरफ बनता है, तो इसलिए सीधा बनता है वो। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो मेज़र किया जाता है, एक चीज़ याद रखिएगा, उसको हम यू से इंडिकेट करते हैं ऑलवेज, और हमेशा नेगेटिव होता है। ये आप गांठ बांध लीजिए, नोट कर लीजिए कि जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है वो यू से मेज़र होता है और उसकी वैल्यू नेगेटिव होती है। फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि कॉन्केव मिरर का जो फोकस होता है वो लेफ्ट साइड में होता है, इसलिए नेगेटिव होता है। और फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि वो राइट साइड में होता है। मिरर फार्मूला देखते हैं। मिरर फार्मूला का मतलब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, u जो होता है वो ऑब्जेक्ट का प्रिंसिपल एक्सिस से, यानी जो भी प्रिंसिपल पोल है उससे डिस्टेंस होता है, और उसी तरह से v जो होता है इमेज का पोल से डिस्टेंस होता है। तो अगर मैं मिरर फार्मूला की बात करता हूँ तो तीन चीज़ें हमारे पास आती है, 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। f जो होता है वो फोकस होता है, ऑलरेडी मैंने इससे पहले वाले वीडियोस में बता चुका हूँ कि f का मतलब क्या होता है, f कैसे करके कैलकुलेट करते हैं। तो v जो होता है इमेज का डिस्टेंस होता है, u जो होता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है, और f जो होता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ मतलब f से पोल के बीच का डिस्टेंस। मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। अब आते हैं कुछ और फॉर्मूला में चलते हैं। मैग्निफिकेशन जिसको बोलते हैं कि किसी भी स्फेरिकल मिरर से मैग्निफिकेशन क्या होगा, यानी वो छोटा होगा या मैग्नीफाई होगा। अगर मैग्नीफाई होगा तो कितना होगा, कैसे होगा, उसका कैलकुलेशन क्या होता है। तो उसमें मैग्निफिकेशन का बोल रहा है कि इट इज़ द रेशियो, मैग्निफिकेशन इज़ नथिंग बट द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यानी हाइट ऑफ द इमेज से अगर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को डिवाइड करते हैं तो जो भी वैल्यू मिलेगा, यानी 1 से अगर ज़्यादा वैल्यू मिलता है तो वो मैग्नीफाई कहलाता है, और 1 से अगर कम वैल्यू मिलता है तो वो डिमिनाइज्ड कहलाता है, यानी वो छोटा हो जाता है। तो उसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास जो सिंपल सा शॉर्ट फार्मूला है वो है m = hi/ho। hi जो होता है वो हाइट ऑफ द इमेज होता है, ho जो होता है वो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है। इसको मैं एक और फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, डिस्टेंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, यानी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो m = माइनस जो इमेज का डिस्टेंस है v और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है u, इसके बराबर होता है। तो इसका मतलब होता है कि m = hi/h0 भी लिख सकते हैं और m = -v/u भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है ये तीन चीज़ें आपस में इक्वल होती है, इनको कैसे भी आप इक्वल लेके आप सॉल्व कर सकते हो किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को। तो यहाँ आपको सारा चीज़ें दी गई है
कि m की वैल्यू अगर आता है तो उससे कैसे अंदाज़ा लगा दोगे कि क्या हो सकता है कंडीशन। सबसे पहला चीज़ आपको बता रहा है कि अगर इफ़ m इज़ नेगेटिव तो इमेज हमेशा रियल बनेगा, ये नोट कर लीजिए। अब उसके बाद बता रहा है कि m इज़ पॉजिटिव, अगर m की वैल्यू पॉजिटिव आता है तो डेफिनेटली मैग्नीफिकेशन जो होता है आपका जो होता है पॉजिटिव हो रहा है, तो इसका मतलब होता है कि इमेज जो होता है वर्चुअल। तो इसका मतलब होता है अगर आपका m की वैल्यू पॉजिटिव आया तो मान के चलिए मैग्नीफिकेशन हुआ, यानी वो वर्चुअल फॉर्म है। अगर नेगेटिव आ रहा तो इसका मतलब है वो रियल इमेज बना रहा है आपका दूसरे तरफ, यानी जिस डायरेक्शन से ऑब्जेक्ट खड़ा है उसी डायरेक्शन पे आपका इमेज बन रहा है। तीसरा जो हो रहा है, इफ़ एच आई इज इक्वल टू एच जीरो, यानी दोनों ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज अगर सेम होता है देन m इज इक्वल टू 1 आएगा, और इसका मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, यानी जो इमेज इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, सॉरी। उसके बाद नेक्स्ट जो होता है, अगर एच आई की वैल्यू यानी इमेज की वैल्यू ऑब्जेक्ट की वैल्यू से यानी ऑब्जेक्ट के हाइट से अगर ज़्यादा होता है तो उस केस में आपका जो क्या होगा, देन m इज़ ग्रेटर देन, ये एक्चुअली ओ होगा, इसको करेक्शन कर लीजिएगा कि अगर इमेज का हाइट ऑब्जेक्ट के हाइट से ज़्यादा है देन m इज़ ग्रेटर देन 1, तो यानी m की वैल्यू हमेशा, क्योंकि आपका फॉर्मूला यही बताता है कि m की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब है इमेज बड़ा हो जाएगा। अगर इसका ऑपोजिट होता है एच आई इज़ लेस देन एच जीरो, देन इमेज का जो मैग्नीफिकेशन है वो लेस देन होगा और इमेज इज़ डिविनाइज यानी छोटा हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में बता रहा है कि मैग्नीफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर इज़ ऑलवेज +1, तो यानी ये जो आपका पॉइंट है ये आप नोट कर लीजिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है कि +1 मैग्नीफिकेशन के केस में आपका इमेज कैसे बनेगा, वो कौन सा मिरर कहलाता है, किस मिरर में आपका जो मैग्नीफिकेशन है वो +1 होता है। तो प्लस साइन इंडिकेट वर्चुअल इमेज, तो इसका मतलब होता है कि ऑलरेडी मैंने पहले भी बता दिया है कि अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये हमेशा वर्चुअल होता है, तो +1 का मतलब होता है प्लेन मिरर वर्चुअल इमेज जनरेट होगा, और 1 का मतलब होता है इंडिकेटेड दैट इमेज इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द साइज। तो इसमें प्लस और 1 का मतलब क्या है वो आपको पता चल गया। नेक्स्ट पॉइंट में बता रहा है कि इफ़ m इज़ पॉजिटिव यानी m की वैल्यू पॉजिटिव यानी वर्चुअल बनेगा, एंड लेस देन 1 अगर लेस देन बन रहा है यानी, तो इसका मतलब होता है कि वो डेफिनेटली कॉन्वेक्स मिरर होगा जिससे होते हुए, तो यानी ये भी पॉइंट है, याद करने वाली बात है, यानी ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें सीधी सीधी बात है कि m पॉजिटिव में आ रहा है और जो m की वैल्यू है वो 1 से लेस हो रही है, यानी वो कॉन्वेक्स मिरर ही है जिसमें ये हो सकता है कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट में जो आपको बता रहा है कि अगर m की वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है यानी वर्चुअल बनेगा, एंड मोर देन 1 आ रहा है तो इसका मतलब वो सिर्फ कॉन्केव मिरर ही है जिसमें वो बन सकता है। तो ये भी पॉइंट है जो कि नोट करने लायक है और हमेशा याद करने, क्योंकि कभी भी ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछ सकते हैं या 1 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं जिसको आप फटाफट जवाब दे सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट लास्ट पॉइंट बता रहा है कि इफ़ m इज़ नेगेटिव, यानी ये नेगेटिव एक्चुअली पॉइंट नहीं है, m इज़ नेगेटिव, अगर नेगेटिव आता है सो इट इज़ एन कॉन्केव मिरर, तो डेफिनेटली वो क्या कहलाएगा, वो एक कॉन्केव मिरर कहलाएगा। अगर नेगेटिव आया तो कॉन्केव मिरर में ही आपका जो मैग्नीफिकेशन है वो नेगेटिव आ सकता है, यानी कॉन्वेक्स मिरर में कभी भी नहीं आएगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो इस तरह से मैंने आपको समझाया कि मैग्नीफिकेशन ऑफ जो स्फेरिकल मिरर्स है वो कैसे काम करता है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ में आया और जो मैं छोटे छोटे पॉइंट्स बताए कि इससे रिलेटेड कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं, तो अगर अच्छे से समझ में आया और आपको अंडरस्टैंड हुआ तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में डेफिनेटली आपके व्यूज़ को रिप्रेजेंट किएगा, ताकि मुझे पता चले कि आप पर्टिकुलर मेरे जो वीडियो लेक्चर है उसके बारे में क्या सोचते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए वंस अगेन धन्यवाद।